जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस बिहार बोर्ड में। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। उसी के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो देखिए पहले तो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और बहुत गहराई से पढ़ेंगे, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले जो हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है तो H2O बनाता है। अब याद रखिए कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जब दोनों मिल के बनाता है तो लिक्विड फॉर्म बनाता है, यानी जल का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर या बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम जब संयोग कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान तो निम्नलिखित कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। निम्नलिखित कारणों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो कहता है कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, या प्रकाश का उत्सर्जन होगा, या गंध उत्पन्न होना या परिवर्तन होना, या गैस का उत्सर्जन होना, उष्मा का उत्सर्जन होना या अवशोषण होना, तापमान में परिवर्तन। ये जितनी प्रक्रिया जो देख रहा है, स्थिति आप देख रहे हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कराता है। कभी रंग में परिवर्तन होगा तो कभी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे दूध से दही बनता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी अभिक्रिया में प्रकाश उत्सर्जित होता है, कोई अभिक्रिया से गंध उत्पन्न होता है, कोई अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है ना, कोई अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जन या अवशोषण होना या तापमान में परिवर्तन होता है। तो यह सब रासायनिक अभिक्रिया की क्या है? पहचान है। यह सब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है या बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उसी को रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए हाइड्रोजन को हम क्लोरीन के साथ संयोग कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। एगो में है कि दो या दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बन रहा है, एगो गर्म एगो टूट कर नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। तो गैस की उत्पत्ति यहाँ देखिए, जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग किया है तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। क्या किया है? हाइड्रोजन गैस वो मुक्त का चिन्ह है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, तो देखिए लोहा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब कॉपर सल्फेट बनता है और तांबा निकलता है,
वहां से रंग में परिवर्तन। ये ताप में परिवर्तन है, देखिए ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है जिसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अवस्था में परिवर्तन, कैल्शियम कार्बोनेट था, टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। अवक्षय का बनना, तो NaCl देखिए यह अभिलेय पदार्थ है, यानी AgCl जो है अब जो अभिलेय पदार्थ है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया उसी को कहते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अभिलेय पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब गर्मियों में कपड़े के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो देखिएगा कभी कभी फट जाता है। मम्मी के दे देना ना फोन को लेना। देखिए गर्मियों में कपड़े के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना, लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देना। जब लोहा को नमी या वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो जंग लग जाता है। ये आप जानते हैं कि लोहा को वायु तथा नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ देंगे तो जंग लग जाएगा। अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकना, है ना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, सांस लेना, दूध से दही का बनना, ये सब के सब रासायनिक अभिक्रिया ही हैं। यानी यह सब हमारे दैनिक जीवन में घटित होता है। क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में घटित होता है। याद रखिएगा कि भोजन, शरीर में भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, सांस लेना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, गर्मी के दिनों में दूध का फट जाना, ये सब एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखिए अभिकारक की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अभिकारक का। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक, आज जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग कराया गया, तो भाग लेने वाले पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यह क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक। और यह जो बन के निकला है HCl, इसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल, इसको अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ होता है उसको हम लोग प्रतिफल। सीधा सीधी याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। देखिए उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और उसमें जो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब आगे देखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की जब हम बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकार को, रासायनिक समीकरण के अभिकार को और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम उदाहरण में देखिए, मैग्नीशियम रिवन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी जब हम मैग्नीशियम को
वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो याद रखिएगा कि संतुलित के मतलब होता है दोनों तरफ बैलेंस, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे, वह समीकरण जो होगा संतुलित समीकरण होगा। परिभाषा भी देख लीजिए कि जिस रासायनिक समीकरण में समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकर्मक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यदि समान हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। उसी को कहते हैं संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। इधर क्लोरीन कितना है? 2 गो। अब यहाँ देखिए इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 क्लोरीन है। सीधा सीधी ऐसा समझ लो, H2 प्लस O2 बनाएगा H2O। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए Na 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। Na 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 1 ऑक्सीजन है। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। दोनों तरफ जब तक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तो इसको हम लोग संतुलित समीकरण नहीं करेंगे। तो इसको हम बराबर करके दिखाते हैं कि अगर इधर ऑक्सीजन 2 गो है तो इसको 2 करने के लिए 1 गो है, तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना। और जब भी हम संतुलित करते हैं तो यहाँ पे लिखे दाहिना साइड यानी बीच में लिखते हैं। जब भी लिखेंगे तो तत्व के या यौगिक के आगे लिखाएगा। अब यहाँ पे बताइए कि ऑक्सीजन 2 गो हो गया तो हाइड्रोजन कितना? 4 गो। तो इसके आगे भी लगा देंगे तब हाइड्रोजन 4 गो। अब यह कंप्लीट रूप से एक संतुलित समीकरण हुआ। तो इस प्रकार से समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और एग्जाम के दृष्टि से यह बहुते बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है। उसके बाद हम आगे आप लोग के बताते हैं कि संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है। तो संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है? तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए। यानी सबसे पहले कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए। उसके बाद परमाणु स्तर पर अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा ही दर्शाया जाता है। यानी यही सब कारणों से ही संतुलित समीकरण को संतुलित करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए संतुलित समीकरण के क्या फायदे आपसे पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के फायदे गिनाइए। तो वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी अभिक्रिया का सटीक और स्पष्ट वर्णन करता है। दूसरा, मात्रात्मक गणनाएं यानी मोल, द्रव्यमान तथा आयतन से संबंधित गणनाएं इन्हीं पर आधारित होती है। प्रयोगों की योजना प्रयोगशाला में आवश्यक पदार्थों की सही मात्रा ज्ञात करने में क्या करता है? सहायता करता है। रासायनिक नियमों की पुष्टि यानी द्रव्यमान संरक्षण जैसे नियमों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये सब संतुलित समीकरण के फायदे हैं। और आगे हम लोग चलेंगे। देखिए अब असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, इसको संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना हीट एंड ट्रायल विधि, यानी इसी को हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? अनुमान विधि। अनुमान विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? अनुमान विधि।
अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि से। मान लीजिए एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, संयोग करा दिए हम, यह बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्या बन गया? Al2O3 बन गया। अब इसमें देखिए बाबू, इधर एल्युमिनियम अनुमान विधि से हम इसको संतुलित करेंगे। अनुमान विधि से क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एगो एल्युमिनियम है, यहाँ 2 एल्युमिनियम है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो बताइए कोई ऐसी संख्या है जो हम 2 में गुना करें तो 3 आए या 3 में गुना करें तो 2 आए? नहीं। अगर इस परिस्थिति में ऐसा आता है तो हम इसको उठा के यहाँ इसके आगे रख देते हैं और इसको उठा के इसके आगे रख देंगे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे कितना हो गया? 4 गो, 2 दूनी 4। तो एल्युमिनियम को 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करने पड़ेगा। ये हीट एंड ट्रायल विधि है, यानी अनुमान विधि अपने मन से है। तो एक और देखिए यहाँ पे आप लोग इसको बताइए। इसको बताइए तने, यहाँ एच है। देखिए थोड़ा क्या होलो रे? देखिए अब इधर लोहा 3 गो है, इधर 3 गो है, इधर 1 गो है। इसको हम बराबर करने के लिए पहले देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ये भी 2 गो है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 4। इसको 4 बनाने के लिए इसको 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे। हाइड्रोजन अब 4 दूनी 8 को हो गया, तो इसके आगे भी 4 लगा दीजिए, इसके आगे भी 4 लगा देंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गया। अब एल्युमिनियम इधर देखिए 3 गो है, तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे। यह समीकरण संतुलित हो गया। क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए भौतिक अवस्थाएं लिखना, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा कि जहां पर भी एस लिखा रहेगा समझ लीजिएगा कि ठोस लिखा हुआ है। जैसे मान के चलो लिख दिया एफ और नीचे में से एस लिख दिया, तो ये लिखने का मतलब हुआ कि लोहा जो है ठोस अवस्था में है। लोहा किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है।
द्रव को हम लोग लिक्विड फॉर्म में लिखते हैं, एल से लिखते हैं, गैस को जी से लिखते हैं, जलीय विलयन को एक्वस लिखते हैं यानी एक। यहाँ पे इस रिएक्शन में दर्शाया गया है कि लोहा ठोस अवस्था में है, जल हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और हाँ लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा एल। तो इसको डिनोट किया गया है कि कोई भी को हम सूचित कर सकते हैं किसके क्या द्वारा, है ना। तो आप चिन्ह देख के समझ सकते हैं कि कहाँ किसको हम क्या डिनोट करते हैं। उसके बाद यदि आवश्यक परिस्थितियां यदि हो तो ताप, दाब, प्रकाश या उत्प्रेरक को तीर यानी इस तरह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। निष्कर्ष, इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे छोटे पूर्णांक गुणांकों का प्रयोग करके चरणबद्ध तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। उसके बाद देखिए असंतुलित या कंकाल समीकरण या कंकाली समीकरण, यानी असंतुलित समीकरण अभी बताए हैं। संतुलित क्या है, तो संतुलित में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होगा, लेकिन असंतुलित समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा। जैसे इधर 2 गो हाइड्रोजन है, इधर 2 गो है, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग कंकाली या असंतुलित समीकरण बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस रासायनिक समीकरण में समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो उसे हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। यह भी एग्जाम में आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। फिर कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये तो हम पीछे प्रश्न बता ही चुके हैं कि क्यों आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि रासायनिक पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों के कुल द्रव्यमान बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए पहला संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला संयोजन या सिंथेटिक रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, एक नया पदार्थ मिलाएगा बनेगा, यानी A प्लस बी मिलकर C बनाता है, A प्लस बी मिलकर C बनाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन। संयोजन के मतलब होता है जुड़ना। जब जो पदार्थ आपस में जुड़ के बनता है तो संयोजन, यही टूट जाएगा तो वियोजन। जुड़ेगा संयोजन, टूटेगा वियोजन, ये एकदम याद रखिएगा। जैसे कोयले का दहन तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। जल बन गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है। यही अगर हम तोड़ देंगे तो वियोजन होगा, तोड़ देंगे तो क्या होगा, वियोजन। अब देखिए कोयले का दहन में C प्लस O2 CO2 अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन, उत्पाद में केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अभिकारक कहलाएगा और जल क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, यानी हाइड्रोजन और जल मिलकर क्या बनाएगा। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया की विशेषताएं, एकल उत्पाद का निर्माण होता है इसमें, यानी एक उत्पाद का निर्माण होता है। अक्सर उष्मा क्षेपी होती है, अर्थात उष्मा निकलती है, यानी संयोजन अभिक्रिया में हमेशा क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। अगला अभिकारक तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है, यानी अभिकारक तत्व के रूप में हो सकता है या यौगिक के रूप में भी हो सकता है। यह अभिक्रियाएं प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है, जैसे दहन अभिक्रिया, जंग लगना, श्वसन अभिक्रिया, ये सब के सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद वियोजन अपघटन अभिक्रिया, बहुते बार एग्जाम में पूछा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस अभिक्रिया में यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग वियोजन, यानी बड़े पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जब बड़े पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, टूटेगा अभी बताए हैं कि जुड़ेगा, संयोजन, टूटेगा, वियोजन। तो यहाँ पे देखिए ए बी जो पदार्थ है टूट के ए प्लस बी में बदल गया है। या हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए टूट रहा है, तो टूटेगा तब वियोजन, है ना। आप समीकरण देख सकते हैं टूटा है कि नहीं टूटा है। जब फेरस सल्फेट को गर्म किए हैं तो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, ये हो जाएगा अभिकारक, सबका नाम दिया हुआ है, एक बार ध्यान याद कर लीजिएगा। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब के सब गैस है। अवलोकन देखिए, फेरस सल्फेट के हर एक क्रिस्टल को गर्म करने पर, यानी फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा, करने पर उसका रंग बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की तीव्र एवं विशिष्ट गंध आती है। यह एक वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक ही अभिकारक टूट रहा है। वियोजन इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही अभिकारक टूट रहा है। याद रखिएगा कि फेरस सल्फेट के हर एक क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। वियोजन अभिक्रिया की विशेषताएं, एकल अभिकारक से दो या अधिक उत्पाद बनते हैं। यह ऊर्जा अवशोषित करते हैं, क्या करती है, अवशोषित, यानी उष्मा देंगे तब ना कोई टूटेगा, उष्मा नहीं देंगे कैसे टूटेगा। प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में होगा। अधिकांश वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है, यानी याद रखिएगा कि अधिकांश वियोजन अभिक्रिया कैसा होता है, उष्मा शोषी होता है। उष्मा शोषी यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी कहलाती है। और अभिक्रिया के बाद उष्मा निकलेगा, उष्मा क्षेपी। तो संयोजन उष्मा क्षेपी है, वियोजन उष्मा शोषी है। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था, रंग या गंध में परिवर्तन हो सकता है, यानी किसी भी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के अवस्था, रंग, है ना, या गंध में परिवर्तन हो सकता है। अब वियोजन अभिक्रिया के या अपघटन अभिक्रिया उष्मीय, विद्युत, प्रकाशीय। देखिए उष्मीय के मतलब होता है कि हम किसी भी अभिक्रिया को उष्मा देकर तोड़ेंगे, उष्मा देकर विघटन करेंगे। या दूसरा कहता है विद्युत, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ेंगे। और तीसरा प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। किसकी उपस्थिति में टूटेगा, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। अब देखिए उसमें अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, तो ये उष्मा द्वारा इसको तोड़ दिए, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, है ना। विद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने का वियोजन, यानी जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा तो विद्युत वियोजन हुआ। और जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, यानी सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, यानी इस अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। यानी वियोजन अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। उसके बाद हम लोग एकल विस्थापन और द्वितीय विस्थापन की पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको, यानी अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 लेकर आएंगे और बहुत बेहतरीन और गहराई के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना, कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।